हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 10, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये क्लास 6 का चैप्टर है और ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, जिसको हम पावर पॉइंट के थ्रू समझने जा रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से जो हम चीज़ें जानते हैं। देखिए, एक भूजो और पहेली का नाम तो आपने सुना होगा। भूजो और पहेली की क्लास में जनरल डिस्कशन हो रहा है। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड भूजो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन में लोग कहाँ वो लोग घूमने गए थे, उसके बारे में वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। समवन हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। कोई अपने गाँव गया था ट्रेन के द्वारा। देन बाय बस, कुछ लोग बस से गए। फाइनली अ बुलोक कार्ट, कुछ लोग बैलगाड़ी से भी गए। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक स्टूडेंट एरोप्लेन के थ्रू अपने गांव गया था। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट, और एक बच्चे ने अपनी पूरी जो छुट्टियां हैं वो फिशिंग करते हुए निकाली अपनी अंकल की बोट पर। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर। तो टीचर ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ था डेट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स डेट मूव ऑन सॉइल ऑफ मार्स, जिसमें ये लिखा हुआ था कि छोटे छोटे व्हीकल जो छोटे व्हील का मतलब था पहिए, जो गाड़ी में पहिए यूज़ होते हैं, उसको मार्स की सॉइल पर देखा गया, उनके निशान देखे गए हैं। एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। These vehicles were taken by spacecraft all the way of Mars, और इनको स्पेसक्राफ्ट के थ्रू मार्स से लाया गया है। पहेली एंड भूजो wanted to know how people travel one place to another in earlier time। तो पहेली और भूजो जानना चाहते हैं कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो कैसे जाते थे, और अभी भी हम अगर कहीं जाते हैं तो हम जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं। तो उनको जानना है कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, समर वेकेशन पर तो सब जाते हैं, पहेली और भूजो भी गए थे, हम भी जाते हैं और आप भी जाते हैं। अब जान लेते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और उसकी स्टोरी के बारे में कि पुराने समय में लोग क्या करते थे और अभी क्या करते हैं, किस तरीके से टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज हो गई हैं। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने जब ज़माना था या पुराने जब टाइम था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। तो वो पैरों से ही मतलब चलते हुए कहीं जाते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर रख कर लेके जाते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को यूज़ किया ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को लेके जा सके। जैसे कि हॉर्स राइडिंग कुछ करते हैं लोग, आपने पुराने ज़माने में देखा है, राजा महाराजा घोड़ों से वॉर किया करते थे, लड़ाई करते थे, घोड़ों के हेल्प से जाते थे कहीं पर भी, तो वो एनिमल्स को यूज़ करते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, अगर उन्हें पानी से के थ्रू कहीं जाना है, बोट्स वर यूज, तो नाव का यूज़ किया जाता था फ्रॉम एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने में। टू बिगिन विद, जब इसकी शुरुआत हुई, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड। जब बोट्स को बनाया गया था तब लकड़ी के सिंपल टुकड़े थे जिनको एक साथ लगा के बनाया जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने सोचा कि इसको हम एक तरह का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। एंड दे लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप टू बोट्स। तो उन्होंने लकड़ी को इस तरीके से अरेंज किया कि बोट को एक शेप मिल गई। एंड दिस शेप्स वर इमिटेट द शेप ऑफ एनिमल लिविंग इन द वाटर। और ये शेप किसकी कॉपी थी? जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं ना, फिश रहती है, उनकी कॉपी करके ये शेप बनाई गई थी। आपने अगर बोट की शेप को कभी नोटिस किया हो तो वो ऐसी ही रखती है। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब पहियों का आविष्कार हुआ, हमने पढ़ा भी है, जब पहिए आए, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था हमारा, उसमें बहुत बदलाव आया। हमारा टाइम कम हो गया और हम बहुत दूर तक जा पाए। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। तो जो व्हील का डिज़ाइन है, जो पहिए का डिज़ाइन है, उसको इम्प्रूव होने में हज़ारों साल लगे हैं। एनिमल वर यूज टू पुल कार्ट्स मूव ऑन व्हील, और एनिमल का यूज़ किया जाता था ताकि वो सामान खींचे। देखो, जैसे पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ी है, बोट के थ्रू कहीं जाते थे, इस तरह की गाड़ियाँ भी थी, साइकिल के थ्रू जाया करते थे। बाद में ऐसी गाड़ियाँ आई और बाद में एरोप्लेन्स आए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में हमारा सिस्टम कैसा था और आज हमारा सिस्टम कैसा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब और जान लेते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी होती है।
Until the beginning of 19th century, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई, people still depended on animal. तो people उस टाइम पर एनिमल पर ही डिपेंड थे कि वो हमारा सामान लेकर जाए या हम उन पर ही चढ़कर कहीं जाएंगे। बोट्स पर डिपेंड थे, पानी में जो जहाज चलते हैं उन पर डिपेंड थे अपनी सामान ले जाने के लिए और खुद जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, आपने स्टीम इंजन के बारे में सुना हुआ, स्टीम इंजन की ट्रेन्स चलती थी। लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इससे एक नया ट्रांसपोर्ट का मीन्स आया जिससे मतलब हम कम टाइम में बहुत दूर तक जा सकते हैं। रेल रोड्स, रोड पर चलने वाली रेल्स आई जो स्टीम इंजन्स की बनी हुई थी, जिससे सामान और वैगन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता था। लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, ट्रक एंड बसेस, और उसके बाद और कुछ गाड़ियाँ आई जैसे कि मोटर कार आ गई, ट्रक आए और बसेस आए, जिसमें भारी मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। उसके बाद मोटराइज्ड बोट आई, बोट्स आई जिनमें मोटर लगे हुए थे। शिप्स आए जो बहुत ही टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ की गई थी, एडवांस लेवल के थे। तो ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे जो पानी में चलते थे। द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन, और जब 19वीं सदी के शुरुआती साल चल रहे थे तो उस टाइम एरोप्लेन का इन्वेंशन किया गया था। एंड दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, और जब एरोप्लेन आया तो हम बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं एरोप्लेन के थ्रू, बहुत कम टाइम में जाते हैं, सामान को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए, स्पेसक्राफ्ट है जो स्पेस में जाते हैं, तो हम कितना दूर तक जा सकते हैं, स्पेस में भी जा सकते हैं। तो ये 20th सेंचुरी में हुआ था, ये 20वीं सदी में ये सारी इन्वेंशंस हुई और इससे हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है, हमारा टाइम बच जाता है। देखिए जैसे पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ी थी, इस तरह की साइकिल सबसे पहले इन्वेंट की गई थी। फिर इस तरह की कार थी जो पुराने राजा महाराजा यूज़ करते हैं, हमने मूवीज़ में देखा है। इस तरह के भी ट्रेन्स हमने देखे हैं। उसके बाद इसे ग्लाइडर बोलते हैं, जो पुराने सबसे पहले जो एरोप्लेन के बारे में सोचा गया था तो पहले इसी के बारे में सोचा गया था, ग्लाइडर के बारे में। इसे पनडुब्बी बोलते हैं जो ये पानी के अंदर चलती है। ये बड़े शिप्स हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं और सामान बहुत कैरी करते हैं। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं जो रोड पर चलती हैं। तो इसके थ्रू एक सामान को या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में पहुंचाया जा सकता था। अब ये टॉपिक है हाउ वाइड इज द डेस्क। पहेली और बूझों के मन में आया कि हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे मेजर करें, कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, कोई चीज़ कितनी दूर है, कोई चीज़ कितनी पास है। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी गोइंग टू रीच दैट प्लेस। यानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि कोई जगह कितनी दूर है और हम उस जगह तक कैसे जाएंगे। अगर हमें पता है उसकी दूरी, अगर वो पास में है तो हम पैदल चले जाएंगे, थोड़ी सी दूर है तो हम बस ले लेंगे, थोड़ी ज़्यादा दूर है तो हम ट्रेन ले लेंगे, जहाज़ से चले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा दूर है जैसे देश विदेश जाना हो तो एरोप्लेन ले लेंगे, और अगर अर्थ से बाहर है तो स्पेस क्राफ्ट ले सकते हैं। तो अगर हमें पता है कोई चीज़ कितनी दूर या कितनी पास है तो उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। समटाइम देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जिनकी लंबाई, चौड़ाई और जिनके साइज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। नीड टू नो मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस, और हमें ज़रूरत है उनको नापने की, कोई चीज़ कितनी लंबी है, कोई चीज़ किसी चीज़ की दूरी किससे कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। जैसे कि आप टेलर के पास जाते हैं और टेलर आपका मेजरमेंट लेता है। कभी आप अगर टेलर के पास गए हो अपना कुर्ता सिलवाने के लिए तो आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, वो हर तरीके से आपकी बॉडी की मेजरमेंट लेता है जिस नाप का आपको कुर्ता सिलवाना है। अब वो सबके लिए सेम कुर्ता तो नहीं सिल सकता क्योंकि सबका वज़न अलग होता है, सबका बॉडी साइज़ अलग है। और आपने अगर कारपेंटर को देखा हो तो वो भी जब कुछ फर्नीचर बना रहा होता है तो वो भी चीज़ों की लेंथ नापता है, ब्रेथ नापता है, और उसी के हिसाब से वो फर्नीचर डिज़ाइन करता है। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी कम टू नो अक्रॉस अ ब्रेथ ऑफ ए कपबोर्ड। और जैसे कि जो कारपेंटर होते हैं और अगर उन्हें अलमारी बनानी है, लकड़ी की अलमारी बनानी है, तो उसका मेजरमेंट वो पहले ले लेते हैं, उसी हिसाब से वो ड्रॉ करते हैं, उसी हिसाब से लकड़ी को काटते हैं और दरवाजे बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं। द फार्मर्स नीड टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप। और जो एक किसान होता है उसको भी ये पता होना चाहिए कि उसके जो खेत है वो कितने लंबाई में है, कितने चौड़ाई में है, खेत का एरिया कितना है, उसी हिसाब से वो बीज डालते हैं और उसी हिसाब से वो ये मेजर करते हैं कि हमें खेतों को कितना पानी देना है। वो बिना मन के वो नहीं करते, उनको नापना पड़ता है पहले, उनको अपना एरिया का पता रहता है, उसी हिसाब से वो पानी खेतों में देते हैं। जैसे कि ये डेस्क है, हमने अपने स्कूल में देखा है, हम अपने घर में भी देखते हैं। तो पहेली और बूझों के मन में आया कि हम कैसे पता करें कि इस एंड से लेके इस एंड तक की दूरी कितनी होगी।
या इस एंड से लेके इस एंड तक की दूरी कितनी होगी। तो पहेली और बूझो के मन में बहुत डाउट्स है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो हमसे पूछे जाते हैं मेजरमेंट के। पहला ये पूछ सकता है, सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। आपसे किसी ने पूछा कि आप कितने लंबे हो, मतलब आपकी हाइट कितनी है। हाउ लॉन्ग इज़ योर रूम, तुम्हारे रूम की लंबाई कितनी है, कितना लंबा चौड़ा रूम है तुम्हारा। हाउ लॉन्ग इज़ योर वाइड और डेस्क, तुम्हारे डेस्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मून कितनी दूर है। कभी आपसे पूछा या आपने सोचा होगा कि तारों की दूरी अर्थ से कितनी है और सन और अर्थ एक दूसरे से कितने दूर हैं। ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। इसमें हम दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस को कॉमन पार्ट देखते हैं, या हम दूरी देखते हैं, कोई चीज़ किससे कितनी दूर है और कितनी पास है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक टू एंड ऑफ टेबल। कोई चीज़ किसी से अगर पास आप देखते हो तो जैसे टेबल के दो कोने हैं, तो कोई चीज़ इतनी पास हो सकती है। और अगर आपको दूर देखना है तो आप जम्मू और कन्याकुमारी के एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर हमारे नॉर्थ पार्ट में है और कन्याकुमारी हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। और अगर टेबल के एंड्स देखो तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत पास में हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है हम कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी जिसके बारे में हम नहीं जानते उसका वज़न कितना है, और किससे कर रहे होते हैं, एक नोन क्वांटिटी से जिसका वज़न हम जानते हैं उससे उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। और जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है, उसको बोलते हैं यूनिट। जिसमें हम मेजर कर रहे हैं किसी चीज़ को उसको बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल, आप सब्ज़ी खरीदने गए, आपसे पूछा कि कितनी सब्ज़ी लाए हो, तो आपने कहा कि 2 किलो आलू, 3 किलो बैगन। तो ये जो केजी है या किलो है, ये वो यूनिट्स हैं जिसमें आप चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। अब जो भी हमारा मेजरमेंट का रिज़ल्ट आता है, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं तो वो 3 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, तो उसमें जो 3 है वो तो नंबर है और जो मीटर है वो यूनिट है। तो हर मेजरमेंट को दो पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, पहला नंबर और दूसरा यूनिट। जैसे कि दूध लेते हैं तो उसको 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। आपकी बॉटल में पानी कितना है, 1 लीटर, आधा लीटर। 1 लीटर मान के चलिए, एक जो है वो नंबर है और जो लीटर है वो यूनिट है। उसमें यूनिट मतलब वो चीज़ जिसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फिक्स रहती है, ये कहीं पर चेंज नहीं होती। जो आपके लिए है वही बाहर भी है, देश विदेश, जम्मू कश्मीर में जो है, कन्याकुमारी में भी वही है। तो हर जगह चीज़ों को नापने की जो यूनिट है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। अब है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सेम, सबके लिए सेम, हर जगह फिक्स। जो हम अगर केजी में नापते हैं किसी चीज़ के वज़न को, वेट को, तो बाहर देश विदेश में कहीं भी आप चले जाइए उसको केजी में ही नापा जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नॉर्मल लेंथ आती है, किसी चीज़ की लंबाई, हाइट आती है और किसी चीज़ का वज़न आता है। और दीज यूनिट्स आर स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये हर कोई जो भी है उसको सेम ही कहेगा। हर चीज़ की जो हर एक इंसान की जो समझ है चीज़ों को लेकर वो सेम होगी। इसका साइज़, वेट और अदर प्रॉपर्टीज़ जो भी एक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स की होती है वो सेम होंगी। आपने केजी में नापा है तो आपको पड़ोसी भी केजी में ही नापेगा उस चीज़ को। इन एंशिएंट टाइम मतलब पुराने ज़माने में आपके जो पैर की लंबाई है, लेंथ ऑफ फुट, और आपके फिंगर्स के बीच में जो गैप है, विड्थ, चौड़ाई है, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप्स वर कॉमनली यूज, और कितने कदम आप चलते हैं, इस तरह से किसी चीज़ को नापते थे कि कोई चीज़ कितनी लंबी हो सकती है, कितनी चौड़ी, या किस चीज़ की दूरी कितनी है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा। ये पुराने सिविलाइजेशन है। वहाँ पर लोगों के पास बहुत अच्छे टूल्स थे जिससे वो चीज़ों को नापते थे, मेजर करते थे। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नापना, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा होना या कुछ भी कम होना बहुत गलत होता है। अगर हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट है तो हम अच्छे रिजल्ट आगे निकाल सकते हैं और अच्छी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो वो जो यूज़ करते थे टूल्स, वो बहुत एडवांस लेवल के थे जो उस टाइम पर कहीं और नहीं पाए जाते थे। तो जब इंडस वैली की सिविलाइजेशन की खुदाई हुई तब वो टूल्स मिले थे और कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी मिले थे जिसके थ्रू वो नापते थे चीज़ों को। अब इजिप्ट, आपने इजिप्ट के बारे में सुना होगा। तो इजिप्ट में कैसे नापते होंगे चीज़ों को, तो आपके एल्बो से लेके आपके फिंगर तक का जितना डिस्टेंस है उसको वो लोग बोलते थे क्यूबिट, और उसके थ्रू वो हर चीज़ को नापते थे और उसी को वो मानते थे कि इसी से हम लेंथ को नापेंगे और बाहर भी अगर कहीं भी चले जाए तो हम ऐसे ही नापेंगे। जैसे कि पैरों से, पैर की आपकी कितनी लंबाई है उससे चीज़ों को नापते थे, आपके फिंगर्स के बीच में गैप कितना है, और कोहनी से लेके आपके फिंगर्स तक का डिस्टेंस, इसको क्यूबिट बोलते थे।
इस यूनिट को और इस ऐसी चीज़ों को नापा जाता था इजिप्ट में। अब स्टैंडर्ड यूनिट में ही पढ़ रहे हैं हम। पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अब अभी हमने पढ़ा कि लोग अपने पैरों को यूज़ करते थे अगर इस चीज़ को नापना है, और बहुत मतलब देश विदेश में बहुत जगह ऐसा किया जाता था। लेकिन हर किसी की हाइट तो एक जैसी नहीं होती और हर किसी के बॉडी पार्ट का साइज़ भी एक जैसा नहीं होता, तो सबके फुट का साइज़ भी वेरी करता था एक जगह से दूसरी जगह। कुछ जगह लोग जो होते हैं कम हाइट के होते हैं, कुछ जगह लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो उन चीज़ों को ज़्यादा लेके चल रहे हैं, और कुछ जगह जहाँ हाइट कम है वो कम लेके चल रहे हैं। तो एक तरह से ये पार्शियलिटी हो जाती थी। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लोथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। और अगर किसी को कोई कपड़े की लंबाई नापनी है तो वो उसको अपने हाथ से लेके अपने चिन तक के डिस्टेंस पर रखकर नापता था। जो रोमन्स थे वो इस तरीके से चीज़ों को नापते थे। इन एंशियंट इंडिया में अगर छोटी चीज़ों को नापना है जिसका मेजरमेंट कम है तो उसके लिए वो आंगुल मतलब फिंगर का यूज़ करते थे, और मुट्ठी जैसे फिस्ट, ये आप पंच बनाते हैं इसको बोलते हैं फिस्ट। तो इस तरीके से वो चीज़ों को नापते थे। आपने सुना भी होगा अपनी दादी और नानी के मुंह से कि एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी चावल। तो इस तरीके से वो चीज़ों को नापते थे। और अभी भी जो फूल वाले हैं अगर उनको नापना है कि उन्होंने जो माला बनाई है वो कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी, लंबाई से ही नापते हैं वो अपने हाथ से ही नापते हैं वो चीज़ों को, कहीं भी आप चले जाइए। अब है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं। हाउएवर एवरीवन बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज बट दिस मस्ट हैव कॉज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। हाँ, सबका बॉडी पार्ट तो अलग अलग साइज़ का है, लेकिन इससे कन्फ्यूजन भी तो हो गई, क्योंकि एक इंसान ज़्यादा लेगा और एक इंसान कम लेगा, तो ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, एक सबके लिए सेम हो, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई थी। तो 1790 में जो फ्रेंच थे उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया जिसको उन्होंने मेट्रिक सिस्टम बोला। मेट्रिक सिस्टम सबके लिए फिक्स था। इससे जैसे कि कोई स्केल है, कोई इंची टेप है, तो उससे सबके लिए सेम रिजल्ट आएंगे, किसी से कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। फॉर द यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सबके लिए सेम रहे। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो सारे जो देश विदेश के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बैठकर कुछ यूनिट्स को डिसाइड किया कि ये हर किसी के लिए सेम रहेगा, किसी के लिए कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं, तो जिन यूनिट्स को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सबके लिए सेम है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जैसे कि लेंथ को नापते हैं हम मीटर में, कपड़े की लंबाई हम मीटर में नापते हैं। अब मीटर स्केल आपने देखा होगा स्कूल में, और हम 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करते हैं। हर एक सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिवीजन होती हैं छोटी छोटी, जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जैसे हम स्केल यूज़ करते हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर बड़ी यूनिट और सेंटीमीटर छोटी। अब 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, आपको बहुत लंबी दूरी नापनी है, जैसे कि आपको पता करना हो कि दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, तो इतने के लिए तो आप मीटर सेंटीमीटर यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए फिर एक यूनिट होती है जो सबसे बड़ी यूनिट है, उसको बोलते हैं किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। जैसे बोलते हैं ना 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो बोलते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे मिलकर 1 रुपये को बना रहे हैं। पैसे छोटी यूनिट है और जो रुपये है वो बड़ी यूनिट है। तो ऐसे हम चीज़ों को नापते हैं। जैसे कि देख ये स्केल है, आपने देखा होगा ज़्यादातर हम 15 का यूज़ करते हैं, 15 सेंटीमीटर का, और स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तो मीटर वाला स्केल है। और यहाँ पे जो बड़े लाइंस दिख रही है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो अंदर बीच में देखिए, यहाँ पर एक बड़ी लाइंस है जो इन बड़ी से थोड़ी सी छोटी है, मिडल में होंगी, ये सेंटीमीटर वाली लाइन है। और उनके अंदर भी छोटी छोटी लाइंस बनी रहती हैं स्केल के अंदर, आपने देखा हो, तो उसको बोलते हैं मिलीमीटर वाली लाइन। तो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाता है, और 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। अब है कि जो हम लेंथ किसी चीज़ की नाप रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। तो डेली लाइफ में वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम डेली लाइफ में बहुत सारे डिवाइस यूज़ करते हैं, टूल यूज़ करते हैं जिससे हम चीज़ों को नापते हैं और चीज़ों की लंबाई को नापते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेलर टेप यूज़ करता है, इंच टेप यूज़ करता है और उससे अपनी क्लॉथ की लंबाई और चौड़ाई को नापता है। और एक मर्चेंट वो मीटर रॉड यूज़ करता है। और अगर
कोई छोटी चीज़ है उसको नापना है तो उसके लिए हम अपनी पेंसिल से नाप लेते हैं। जैसे 15 सेंटीमीटर का स्केल हम यूज़ करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे नाप लेते हैं। मैथ में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें मेजरमेंट का, तो इन सम स्केल्स एंड में बी ब्रोकन, कुछ स्केल ऐसे होते हैं जिसमें जो उनके एंड होते हैं, कोने होते हैं और टूटे हुए रहते हैं, तो हम फिर 0 से उस चीज़ को नहीं नाप सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम 1 से मेजरमेंट लेते हैं और 0 वाले उसको माइनस कर देते हैं। वी कैन सी अदर फुल मार्क्स ऑफ स्केल, देन वी मस्ट सब्ट्रैक्ट रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम रीडिंग ऑफ अदर एंड। तो हमें 0 वाले पार्ट को माइनस करना पड़ता है अगर किसी का एंड ब्रोकन है तो। करेक्ट, और जैसे आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, आप टेलर जब हमारी वो लेता है मेजरमेंट लेता है तो अपने आई की पोजीशन को बहुत फिक्स रखता है, हम पर ही रखता है और बिल्कुल ध्यान से मेजरमेंट लेता है। उसको पता है कि अगर मेजरमेंट गलत हो गया तो कपड़े का जो डिज़ाइन है या कपड़े की जो सिलाई है वो ख़राब हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए वो अपना ध्यान रखता है। इसलिए हमें भी अगर कुछ मेजर करना है तो हमें अपना फोकस पूरी तरीके से अपने मेजरमेंट पर रखना पड़ेगा, बिल्कुल सामने। जैसे देखो, इसे यूज़ करते हैं मिस्त्री जब वो काम कर रहे होते हैं, टेलर इनको यूज़ करता है, हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ मर्चेंट होते हैं मीटर स्केल यूज़ करते हैं। ये लोग हैं जो मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं मूविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मूव करती हैं। मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पता लगा सकें किस चीज़ की पोजीशन के बारे में। कुछ चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके आसपास है। इसमें आपका स्कूल बैग होगा, मच्छर, अ टेबल, आपके आसपास लोग बैठे हुए हैं चेयर पर, पीपल मूविंग अराउंड, कुछ लोग आपके आसपास घूम रहे हैं। एंड दिस लिस्ट में इंक्लूड डॉग, डॉग भी होगी, फिश होगा, हमारा हाथ, स्मॉल बेबी, स्टोन, हॉर्स, अ बॉल, अ बैट, अ मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन, वॉल क्लॉक एट्सेट्रा। स्विंग मशीन मतलब सिलाई मशीन, वॉल क्लॉक जो दीवार पर घड़ी लगी रहती है, ट्रेन जा रही है। तो बताइए इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं और कौन सी चीज़ें जो एक जगह पर बैठी हुई हैं, वो हिल नहीं रही, एक ही पोजीशन पर है। तो अगर हम नोटिस करें तो बैग, हमारा स्कूल बैग एक जगह पर रहता है जब तक वो उसके अपने पैर नहीं हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जबकि हमने मच्छर को देखा कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता है। टेबल एक जगह पड़ा रहता है। लोग जो चेयर पर बैठे हैं वो बैठे ही हुए हैं, भी गए नहीं हैं कहीं पर, लेकिन जो लोग घूम रहे हैं वो मूव कर रहे हैं। आपका डॉग भी इधर से उधर जाता है, फिश भी पानी में मूव करती है, हमारा हाथ भी काम करने के लिए मूव करता है। स्मॉल बेबी वो भी इधर से उधर मूव करता है, मूवमेंट करता है। पत्थर एक जगह पड़े रहते हैं, घोड़े भी दौड़ते हैं। एक बॉल, बैट, अगर जब तक आप यूज़ नहीं करोगे वैसे ही रहेगा वो। ट्रेन जा रही है, मशीन चल रही है, और क्लॉक में भी घड़ी लगातार जो टाइम दिखाती रहती है हमें। तो जो चीज़ें लगातार चल रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं उनको बोलते हैं दे आर मूविंग और दे आर इन मोशन। उनकी पोजीशन को बोल रहे हैं दे आर इन मोशन, और जो चीज़ें एक जगह बैठी हैं उनको बोलते हैं दे आर इन रेस्ट। ये हमारी पोजीशन बताता है। वी माइट नोटिस दैट बर्ड इज़ नॉट एट सेम प्लेस। आपने बर्ड देखी होगी जो कभी एक जगह पर नहीं रहती, हमेशा इधर से उधर जाती रहती है। तो उसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि कोई चीज़ रेस्ट पर है या मोशन पर। मोशन पर तब होगी जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और रेस्ट पर तब होगी जब वो एक जगह ही बैठी हुई है। नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादातर रेस्ट पर रहती हैं, लिविंग थिंग्स मोशन में रहती हैं, ज़्यादातर मूव करती हैं, लाइक हॉर्स, डॉग, बर्ड, फिश और स्मॉल बेबी। अब मोशन कितना तरीके का होता है। कोई चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो किस तरीके से मूव करेगी। तो पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रेन को चलते हुए देखा होगा। ट्रेन को देखा, ट्रेन का रास्ता फिक्स रहता है, उसी रूट में चल रही होती है, लगातार चलती है, सीधे चलती है। तो जब हम इस तरीके से जा रहे होते हैं, या आपने मैराथन में भागते हुए लोगों को देखा होगा, उनका फिक्स रहता है पाथ, कि उसी फिक्स पाथ पर वो दौड़ते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन पर। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जब हम सीधे स्ट्रेट पाथ में जा रहे होते हैं। फिर आपने वॉच देखा होगा अपने घर में, स्कूल में, मार्केट में भी देखा होगा, उसमें घड़ी लगातार चलती रहती है, उसकी सुई टाइम आपको दिखाती रहती है। तो जब कोई चीज़ एक गोल से रास्ते पर बार बार उसी रास्ते पर घूम रही है तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब आपने फुटबॉल खेला होगा या बॉल आपने मारी होगी, तो आपने देखा होगा जब बॉल को किक करो तो वो रोटेट करते हुए जाती है, घूमते घूमते जाती है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और अगर आपने इस तरह की घड़ी देखी है दुकानों में या अपने घर में भी होगी, तो जो इसका ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये कभी इधर और कभी इधर ऐसे मूव करता है। तो ये किस तरह का मोशन है, इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब कोई चीज़ अपनी जगह से एक जगह गई और कुछ टाइम बाद वहीं वापस आ गई,
इस तरह के मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि ट्रेन सीधे रास्ते पर जा रही है, बुलेट ट्रेन या रोड पे जो व्हीकल्स चलते हैं वो भी रेक्टिलिनियर मोशन में चल रहे होते हैं, उनका पाथ फिक्स रहता है, स्ट्रेट पाथ पे रहते हैं। और अगर आपने अर्थ देखी हो तो अर्थ गोल गोल घूम रही होती है, और अगर आपने पीरियोडिक मोशन में देखना है तो वॉच देख सकते हैं। आई होप मेरा समझाया आपको समझ में आया हो। थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को